हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 31 जैन एंड 1 फेब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली रिसर्चर्स रिवील इंपॉर्टेंट क्लूज टू अंडरस्टैंड द डेथ ऑफ ए मैसिव स्टार। तो क्या कंटेक्स्ट है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो हाल ही में एक रिसेंट स्टडी की गई जिसमें ये फाइंड आउट किया गया कि जो सुपरनोवा यानी कि सुपर एक्सप्लोजन जो होते हैं मैसिव स्टार्स में, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी होती है। यानी कि आपको ही पता होगा कि जो भी हमारे प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स है, चाहे वो स्टार्स हो या फिर प्लैनेट्स हो, उनका डिस्ट्रक्शन होते रहता है। कंस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं उसके कारण जो न्यूट्रिनोज एमिट होते हैं, न्यूट्रिनोज के बारे में भी आपको पता होगा कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो इस एक्सप्लोजन में ऑल 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिनोज इंपॉर्टेंट होते हैं, कंट्रेरी टू द कॉमन ट्रीटमेंट्स विथ ओनली 2 टाइप्स। तो इससे पहले क्या माना जाता था कि ओनली 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिनोज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जैसे जैसे रिसर्च और स्टडी आगे बढ़ता जा रहा है, मोर एंड मोर क्लियरिटी अबाउट द यूनिवर्स सामने नजर आ रहे हैं। तो हम अगर बात करें न्यूट्रिनोज की, तो न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है। आपको भी पता है सब एटम्स का क्या मतलब हुआ, यानी कि एटम्स के भी अंदर चले जाओ तो सब एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर चले जाने का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो न्यूट्रिनो है वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज से काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। साथ ही साथ जो मास होते हैं काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं, काफी लेस मास होता है इनका। न्यूट्रिनोज को 3 टाइप्स या फिर फ्लेवर्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। देख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन, मियो और ताउ। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन्स की बात कही गई है, यही 3 है। जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स है सुपरनोवा का, इसमें क्या प्रेडिक्ट किया जाता था कि ये जो न्यूट्रिनो टाइप म्यू एंड ताउ है, इनकी प्रॉपर्टीज वेरी सिमिलर है, यानी कि कॉमन प्रॉपर्टीज है, इसीलिए इनको एक ही स्पीसीज माना जाता था। सुपरनोवा की बात मैंने की, इट इज ए सुपर एक्सप्लोजन विच इज काउज्ड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ सम मैसिव स्टार्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मैसिव सुपरस्टार बन गए हैं, जब ये अपने एंड स्टेज में आते हैं तो फिर इनका जो डिस्ट्रक्शन है वो सुपरनोवा कहलाता है। और उसके बाद आप देख सकते हो, या तो न्यूट्रॉन स्टार का रूप ले लेते हैं या फिर ये ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मैटर इंक्लूडिंग न्यूट्रॉन्स दैट मेक्स अप द यूनिवर्स, वो इन्हीं मैसिव एक्सप्लोजन्स के परिणाम है। सुपरनोवा मॉडल्स स्टडी द न्यूट्रिनोज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सुपरनोवा, यानी कि इस मॉडल से ही तो हम सुपरनोवा के जो फेनोमेना है उनके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि यूनिवर्स के बारे में हम लोग काफी कम जानते हैं। इस प्रकार के मॉडल से हम यूनिवर्स के जो रहस्य है उनको जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे स्टार का फॉर्मेशन होता है और फिर स्टार का अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। तो सबसे पहले जो नेबुला है, आपको ये पता है कि नेबुला का मतलब इट इज नथिंग बट क्लाउड्स, है ना, गैसेस, क्लाउड्स, जो गैसेस के क्लाउड है वो उसे कहते हैं। और धीरे धीरे जब ये क्लाउड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एक साथ आते हैं तो फिर वो या तो एवरेज स्टार का शेप ले सकते हैं या फिर मैसिव स्टार का शेप ले सकते हैं। तो मैसिव स्टार्स के बाद फिर जो आपका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है वो कंटिन्यू होता रहता है और अल्टीमेटली रेड सुपर जीएंट का रूप ले लेते हैं। और अल्टीमेटली जब अपने फाइनल एंड स्टेज में आता है ये रेड सुपर जीएंट यानी कि मैसिव स्टार, तो फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं और उसके बाद या तो ये न्यूट्रॉन स्टार के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर ब्लैक होल के रूप में। और वही दूसरी तरफ अगर हम एवरेज स्टार की बात करें तो ये उतना ज्यादा मैसिव तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, रेड जीएंट
का ये शेप लेता है। उसके बाद जब इसका भी एंड टाइम आता है तो ये फिर प्लेनेटरी नेबुला यानी कि क्लाउड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये जो बचा है आपका वो व्हाइट डॉट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है, आपको बता दें कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें जो प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, स्टार्स का जब उसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूट्रिनोज के बारे में ज़रूर याद रखें और उनके 3 टाइप्स हैं ये बिल्कुल याद रखें, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है म्यून एंड ताउ recently seen in news is related to what, तो these are types of neutrinos itself, तो ये याद रखना है आपको। बाकी ये याद रखना है कि ये जो स्टार्स होते हैं उनसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, व्हाइट ड्वार्फ ये सब भी बनते हैं। तो अच्छा 2 पॉइंट छूट गए थे, तो यहाँ आप देख सकते हो न्यूट्रिनोज escape the dying star and carry 99% एनर्जी ऑफ द कोलैप्सिंग स्टार। तो ये जो न्यूट्रिनोज है जब ये रिलीज होते हैं व्हेन द स्टार इज गेटिंग डाइड, तो 99% ऑफ द एनर्जीज इन्हीं न्यूट्रिनोज के द्वारा कैरी आउट किए जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दे आर द ओनली मैसेंजर जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं फ्रॉम द डीपेस्ट इंटीरियर ऑफ द न्यू रेवल्यूशन अबाउट द न्यूट्रिनोज। ये हमें मदद कर सकता है अनलॉकिंग द मैकेनिज्म ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन की हाउ डज द सुपरनोवा एक्सप्लोजन हैपन। हमने तो ये बताया कि मैसिव डेथ होता है तब ये एक्सप्लोजन होते हैं, लेकिन एक्सप्लोजन के कारण क्या है इसकी गहराई को जानना कहीं ना कहीं ये मॉडल्स या फिर ये जो न्यू स्टडीज है उसमें मदद करेगी। और क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सुपरनोवा को आपको याद रखना है ये जो डेफिनेशन है, और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये जो आपका है न्यूट्रिनो एस्केप द डाइंग स्टार एंड कैरी 99% ऑफ द एनर्जी ऑफ द कोलैप्सिंग स्टार, तो ये याद रख सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। वैसे भी ये जो आपके हैं टॉपिक ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपको नहीं पूछे जाएंगे। Let's move to the next article. It is about National Polio Immunization Day for 2021 begins across the country. तो बेसिकली नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जिसको पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, ये 1995 में लॉन्च किया गया था भारत में, और इट इज कंडक्टेड ट्विश इन अर्ली पार्ट ऑफ ईच ईयर। तो पर ईयर 2 बार इस प्रोग्राम को कंडक्ट किए जाते हैं। क्या होता है इस कैंपेन में, तो आप देख सकते हो जो चिल्ड्रन होते हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 5 years आर एडमिनिस्टर्ड टू पोलियो ड्रॉप्स, यानी कि उन्हें पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। आपने भी इसे एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। और अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो माइलिथिस यानी कि सिंपली पोलियो, ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने का मतलब पैरालिसिस सिंपली अगर हम कह दे तो 3 प्रकार के जो वेराइटी है विल्ड पेरियो वायरसेस के। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि पोलियो वायरस होता है और इसके 3 टाइप्स पाए गए हैं। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, और करंटली ओनली टाइप 1 विल्ड पोलियो वायरसेस रिमेन्स इन सर्कुलेशन। तो अभी देश विदेश में जो सर्कुलेशन है पोलियो वायरसेस का वो टाइप 1 पोलियो का ही है। 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन अवेलेबल है अगेंस्ट द पोलियो वायरस। पहला जो है वो क्या होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में, तो बेसिकली इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में जो वैक्सीन बनाए जाते हैं वो इनएक्टिवेटेड यानी कि किल्ड पोलियो वायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है एंड विल प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल स्ट्रेन्स ऑफ पोलियो। दूसरा जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन, इसमें देख सकते हो आप लाइव बट वीकेंड वैक्सीन वायरस एक प्रकार से इन्फ्यूज किए जाते हैं हमारे शरीर में थ्रू ओरल पोलियो। और व्हेन ए चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड, तो जो वीकेंड वायरस है यानी कि जो कमजोर कर दिए गए वायरस है वो रेप्लिकेट करने लगते हैं, लेकिन इसकी रेप्लिकेशन उतनी ज़्यादा एफिशिएंट या फिर पावरफुल नहीं होती कि हमारी इम्यूनिटी उससे नहीं लड़ पाए। दैट्स वाई हमारी बॉडी जो है तुरंत इम्यूनिटी रेस्पॉन्स करने लगती है और अल्टीमेटली हमारे बॉडी को भी प्रोटेक्ट करती है। तो ध्यान देना है आपको इनएक्टिवेटेड वर्सेस ओरल पोलियो में। इनएक्टिवेटेड यानी कि किल्ड पोलियो वायरस को हम डाल देते अपने वैक्सीन में यूज करते हैं, और ओरल पोलियो वैक्सीन में हम
लाइव बट वीकेंड वायरसेस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ केसेस में ये जो वैक्सीन वायरस है वो जेनेटिकली अल्टर भी किए जाते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। इसी को आप वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस कहते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था आफ्टर 3 इयर्स ऑफ जीरो केसेस, क्योंकि 2011 के बाद भारत में पोलियो के केसेस नहीं आ रहे थे। तो 3 साल होने के बाद एज पर द WHO रूल्स ये पोलियो फ्री भारत को डिक्लेयर कर दिया गया। इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है वो पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया है। अदर डिजीजेज जो इंडिया से इरेडिकेट हुए हैं वो है यॉज, गिनिया वॉर्म, स्मॉल पॉक्स, मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस। तो अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या याद रखना है। काफी इम्पोर्टेंट है ये जो पोलियो है, ये वायरस है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है एंड इट अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम। और 3 प्रकार के पोलियो वायरस है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो वैक्सीनेशन टाइप है इसके डिफरेंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का मतलब क्या, ओरल पोलियो वैक्सीन का मतलब क्या। और ये आप हमेशा याद रखो कि इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर्ड हो चुका है 2014 में, और जो अन्य डिजीज इराडिकेट हो गए हैं इंडिया से इसके भी 2-3 नाम जरूर याद रखें, जैसे स्मॉल पॉक्स याद रखे, नियोनेटल टेटनस याद रखे, और ये जो यॉज है, गुनिया वॉर्म है, ये याद रख सकते हो आप। लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि आप जरूर इसे याद रखें, क्योंकि ये सब जो ऑप्शंस होंगे वो आपको एलिमिनेशन में मदद करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो बेसिकली सबसे पहले आप मैप पे आइए, यहाँ आप देखिए ये महाराष्ट्र का रीजन है, ये कर्नाटका का रीजन। तो ये जो आपका रीजन है जिसमें कुछ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अप्रोक्स 7000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आता है। तो महाराष्ट्र कहता है कि ये जो है मेरे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में आना चाहिए, और कर्नाटका कहता है कि नहीं ये तो मेरे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में है। तो हो गई स्टेट के बीच डिस्प्यूट, तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट का केस बन जाता है। तो अब आते हैं कंटेक्स्ट के ऊपर। तो ये जो डिस्प्यूट है जिसकी मैंने बात की, ओवर 7000 स्क्वायर किलोमीटर, ये महाराष्ट्र बॉर्डर विद कर्नाटका वहां पर है। मैंने आपको बताया इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं देख सकते हो, बेलगावी है, उत्तर कन्नड़ा है, बिदार है, गुलबर्ग है, और भी है। तो ऑल दीज एरिया आपको पता होने चाहिए कि ये मराठी स्पीकिंग है, और इसीलिए महाराष्ट्र भी चाहता है कि ये मर्ज हो जाए महाराष्ट्र के साथ। लेकिन समस्या क्या है, तो कर्नाटका का कहना है कि ये जो सेटलमेंट हुआ है वो तो फाइनल है। जब ये सेग्रीगेशन हुआ था 1956 जो रीऑर्गेनाइजेशन हुए थे, ये तभी का बात है और ये फाइनल है, तो फिर इसमें तो कुछ चेंज नहीं होने चाहिए। एंड बाउंड्री वाज नेदर टेनेटिव नॉट फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं होगा कि मेरे रीजन में आ रहा है तो हम उठा के आपको दे दे, इतना भी फ्लेक्सिबल हमारे बाउंड्री एज पर द एग्रीमेंट नहीं हुए थे। तो अगर हम इसके ओरिजिन यानी कि इस डिस्प्यूट के ओरिजिन की बात करें तो कहां से निकल कर आ रही है, तो आप देख सकते हो 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन्होंने इन एरियाज को कर्नाटका के हाथों में डाल दिया था, यानी कर्नाटका के रीजन में शामिल हो गए थे। और क्या रीजन दी गई थी कि ये जो एरिया है यहाँ पर मोर देन 50% पॉपुलेशन कन्नड़ स्पीकिंग है। लेकिन महाराष्ट्र का क्या कहना था कि 1956 में मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा थी एज कम्पेयर टू द कन्नड़ स्पीकर्स इन दोज एरिया। तो आप देख सकते हो कि ये एक बोल रहे हैं कि नहीं कन्नड़ स्पीकिंग ज्यादा था जो कमीशन ने सजेशन दिया था, और महाराष्ट्र क्लेम करता है कि नहीं मराठी स्पीकिंग ज्यादा था। दैट्स व्हाई डिस्प्यूट हैज बीन अराइजिंग। तो ये जो महाजन कमीशन बनाए गए थे 1967 में, इन्होंने भी रिकमेंड किया था 264 विलेजेस को महाराष्ट्र को सौंपने के लिए। महाराष्ट्र रिजेक्टेड द रिपोर्ट एंड इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। अब यहाँ आप देख लेना ये महाराष्ट्र था कि कर्नाटका था। मुझे लग रहा है यहाँ कर्नाटका होना चाहिए, क्योंकि सौंपी गई महाराष्ट्र को, तो रिजेक्ट तो कर्नाटका करेंगे। तो मैकेनिज्म क्या है इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, क्या ऑप्शंस बचते हैं इस इश्यू को रिजोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम संविधान की ही तरफ अपना दर्शन करेंगे।
तो संविधान का जो आर्टिकल 3 है वो बेसिकली पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो नए स्टेट बना सकते हैं, नॉट ओनली बना सकते हैं, जो ऑलरेडी स्टेट्स बने हुए हैं उनको एरियाज को मॉडिफाई किए जा सकते हैं, बाउंड्रीज को मॉडिफाई किए जा सकते हैं, इवन नेम्स जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स के हैं वो भी चेंज किए जा सकते हैं। तो ये प्रॉपर पावर पार्लियामेंट को दी गई है। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन निकल सकता है कि पार्लियामेंट खुद इनिशिएटिव ले ले। दूसरा जो समाधान बनता है वो है आपका आर्टिकल 131। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूसिव जरिडिक्शन दी गई है कि वो सेंट्रल स्टेट्स या फिर इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को डील करे। तो अभी ये जो डिस्प्यूट चल रही है वो इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, तो आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो 2014 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए अंडर दिस ओवर दिस डिस्प्यूट। अब हम बात करते हैं जो तीसरा ऑप्शन है वो है आर्टिकल 263। तो बेसिकली ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल क्रिएट करे, और ये इंटर स्टेट काउंसिल एडवाइजरी बॉडी होगा और ये एडवाइस देंगे कि क्या सॉल्यूशन निकाले जाए ऐसे डिस्प्यूट्स का। तो जो भी रिकमेंडेशन देंगे उनको पालन करना है या नहीं करना है, ये दोनों स्टेट डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, रिकमेंडेशन सजेशन तो आ सकते हैं कि हाँ ये करना है वो करना है। तो ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल है इस डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन के लिए। सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रख सकते हो आप, तो हाँ, ये कमीशन याद रखना, महाजन कमीशन जो गठित की गई थी वो महाराष्ट्र कर्नाटका के जो लैंड डिस्प्यूट्स है उसको रिजोल्व करने के लिए करी गई थी। और फिर आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है या दैट इज आर्टिकल 3, ये क्या एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को, तो आप देख सकते हो। तो आर्टिकल 3 को आप डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लें, और आर्टिकल 131 तो बिल्कुल आपको याद रखने हैं, और आर्टिकल 263 बिल्कुल याद रख रहे हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में 4-5 पॉइंट्स आपको अच्छे तरह से याद होने चाहिए। और क्या याद रखते हैं आपको, तो हाँ, यहाँ देखिए आप, जो आपका कर्नाटका है कौन कौन से राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप देख सकते हो ये आपका तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये आपका तमिलनाडु है, केरला है, ये गोवा है, ये महाराष्ट्र है। तो ये आपके बॉर्डरिंग स्टेट पता होने चाहिए, और महाराष्ट्र के भी बॉर्डरिंग स्टेट पता होने चाहिए। इससे आपके मैपिंग वाले क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और आपको क्या याद रखने होंगे, तो मेरे ख्याल से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कमीशन के बारे में मैंने बात की, उसको आपको याद रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट वास्ट टू एनर्जी यानी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन वेजिटेबल मार्केट गेट्स मेंशन इन पीएम मन की बात। आपको ही पता है पर मंथ मन की बात शेयर किए जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो उस एपिसोड में बेसिकली वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की बात की गई है इन वेजिटेबल मार्केट। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो प्राइम मिनिस्टर ने वेस्ट टू पावर प्लांट यानी कि जो आपके कूड़े कचरे जनरेट होते हैं वेजिटेबल मार्केट में, तो उसका इस्तेमाल पावर प्लांट के रॉ मटेरियल के रूप में किया जा सकता है एग्रीकल्चरल मार्केट में इन सिकंदराबाद, जहां पर वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट जो होते हैं उसका इस्तेमाल पावर जनरेट करने के लिए किया जाता है। और इतना ही नहीं, 500 यूनिट्स ए डे एंड 30 किलोज ऑफ ग्रीन मैन्योर भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एग्जांपल दिए हैं कि हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी या फिर कैसे जो वेस्ट से एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। और ये जो किया जा रहा है वो बेसिकली कैसे, तो 10 टन्स ऑफ लेफ्ट ओवर मार्केट वास्ट। तो कितना बड़ी बात है ये कि एक तरफ जो वास्ट जनरेट होते हैं उसकी मदद से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जो सैनिटेशन वाली इश्यू है वो भी हैंडल हो रही है, साथ ही साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, साथ ही साथ आपको ग्रीन मैन्योर भी मिल रहा है। तो अगर हम बात करें वास्ट टू एनर्जी के बारे में, तो इसकी मदद से एनर्जी जनरेट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट फ्रॉम द वास्ट, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है वास्ट टू एनर्जी। और जो एनर्जी जनरेट होते हैं आपको पता होने चाहिए क्लीन रिलायबल एनर्जी फ्रॉम ए रिन्यूएबल फ्यूल सोर्स। ऑल्सो इट रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी ब्यूरिड इन लैंडफॉल। डेफिनेटली जब
इनका कंजम्पशन एज ए रॉ मटेरियल के रूप में पावर प्लांट में हो जाएंगे तो लैंडफिल्स में इनको पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होगी और पहाड़ पे पहाड़ पर ढेर बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम स्टेटस देखें तो आप देख सकते हो इंडिया 6.2 करोड़ टन ऑफ वास्ट एवरी ईयर जनरेट करता है, जिसमें लेस देन 60% कलेक्टेड एंड अराउंड 15% प्रोसेस। तो एक तो कलेक्शन आप देख सकते हो लेस देन 60% है, और अगर इनकी प्रोसेसिंग की बात करें तो वो अराउंड 15% है। तो कितनी कम, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट की जो हमारे देश में कमी है, आप देख सकते हो सारे के सारे कूड़े जो है वो लैंडफिल के माध्यम से सॉर्ट आउट सॉल्व किए जाते हैं। तो अर्लियर नीति आयोग एज ए पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, इन्होंने बेसिकली बोला था 800 मेगावाट जनरेट किए जाएंगे फ्रॉम द वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बाय 2018-19, और इन्होंने ही प्रपोज किया था कि वेस्ट टू एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसे क्रिएट किया जाए। तो क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं ये WTE प्लांट्स के लिए, तो आप देख सकते हो जो सेग्रीगेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होने चाहिए, जो इनको प्राप्त होने चाहिए इन प्लांट्स को, तो वो जनरली नॉट अवेलेबल होते। क्या होता है कि सारे कूड़े कचरे एक ही डस्टबिन में या फिर कूड़ेदान में डाल दिए जाते हैं, उनका प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होता है। तो जब ये प्लांट्स के पास पहुंचते हैं तो उनको सेग्रीगेशन में कॉस्ट लगते हैं, साथ ही साथ डिफिकल्ट भी होता है सेग्रीगेट करना। अगर ये पहले ही हो जाए ओरिजिन लोकेशन पर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम आती है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। आपको भी पता है मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो फिर लोअर कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएंगे। हाई कॉस्ट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय दो सब WTE मेथड, तो आप देख सकते हो इंसिनेशन, इसमें क्या होता है थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वास्ट अंडर हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर के माध्यम से थर्मल डिग्रेडेशन किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या नाम है इसका, इंसिनरेशन। दूसरा जो है वो पायरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन। क्या होता है इसमें, तो हाई टेम्परेचर ड्रिवन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू प्रोड्यूस आइदर हीट, एनर्जी और फ्यूल ऑयल और गैस। तो या तो फ्यूल ऑयल या तो एनर्जी या तो गैस, तीनों प्रोड्यूस किए जा सकते हैं पायरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन मेथड की मदद से। जो तीसरा है वो है बायोमेथेनाइजेशन एंड फर्मेंटेशन। इंजाइमेटिक, यानी कि बायोमेथेन नाम से पता चला बायो, इसका मतलब कोई ना कोई इंजाइम्स यूज किए जाएंगे जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे बाय द माइक्रोबियल एक्शन टू प्रोड्यूस मीथेन गैस एंड अल्कोहल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन में क्या होगा कि जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो सिस्टम है उसको इस्तेमाल किए जाएंगे टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड बायो हाइड्रोजन गैस। सो अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या याद रखने हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है कि जो WTE मेथड, इनके कुछ बेसिक्स डिफिनीशन ही काफ़ी होंगे। इंसिनेशन का मतलब क्या होता है, पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन का क्या मतलब होता है, बायोमिथेनेशन एंड फर्मेंटेशन का क्या मतलब होता है, या फिर ये तो कुछ डेफिनेशंस आपको याद रखने चाहिए। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात आप याद रख सकते हो कि WTE का क्या मतलब हुआ, तो आप देख सकते हो प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट, और ये याद रखना है कि क्लीन है रिलायबल एनर्जी फ्रॉम ए रिन्यूएबल फ्यूल सोर्स। और बस इतना ही काफ़ी है आपको। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो बेनिफिट्स सिंपल ही होंगे कि आपको फर्टिलाइजर मतलब मैन्यूर भी मिल जाएगा, पावर भी मिल जाएंगे, और जो लैंडफिल वाले इश्यूज है वो भी कम होंगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स आप याद रख सकते हो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके इन्वायरमेंट सेक्शन में होगा, पॉल्यूशन के सेक्शन में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज़ अबाउट ग्रीन इंडिया मिशन। क्या कंटेक्स्ट है, तो ओनली 2.8% प्लांटेशन टारगेट अचीव हुए हैं अंडर ग्रीन इंडिया मिशन, ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। आपको भी पता है 2 दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किए गए थे, तो वेरियस असेसमेंट वाले रिपोर्ट भी जारी किए गए थे। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये रिपोर्ट भी उसी का एक पार्ट है। तो अगर हम बात करें ग्रीन इंडिया मिशन की, तो ये 2014 में लॉन्च की गई थी, जिसका मकसद था प्रोटेक्टिंग रिसोर्टिंग
इनहेंसिंग इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर जो डिमिनिश हो रहे हैं उसको एक प्रकार से इनहेंस करना, उस कवर को बढ़ाना है। साथ ही साथ रेस्पॉन्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्शन एंड मिटिगेशन मेजर्स। एडेप्टेशन का मतलब हुआ कि वी नो कि क्लाइमेट चेंज इज ए रियल। हम जान रहे हैं कि आगे आने वाले समय में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, उस प्रकार के टेक्नोलॉजी, उस प्रकार के प्रोडक्ट्स ला रहे हैं सो दैट वो एडेप्ट हम लोग उस चेंजिंग क्लाइमेट में एडेप्ट कर सके। तो बेस्ट एग्जांपल जैसे होते हैं कि ड्राउट फ्री जो प्लांट्स या फिर क्रॉप्स कह सकते हो, ये आपका एडेप्टेशन हुआ। मिटिगेशन मेजर में क्या होता है कि वी आर प्लानिंग टू सॉल्व द क्राइसिस। इसमें पोल्यूशन को रिमूव करना, इन सब का जो मेजर्स होता है वो इंक्लूड रहता है। तो ये जो GIM है यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन, इट इज वन ऑफ द 8 मिशन आउटलाइंड अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि NFPCC। क्या ऑब्जेक्टिव है इस मिशन के? तो ग्रीन कवर को इंक्रीज करना टू द एक्सटेंट ऑफ 5 मिलियन हेक्टेयर एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रीन कवर ऑन अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर। लेकिन अगर हम मार्च 2020 तक के डाटा की बात करें तो देख सकते हो प्लांटेशन अंडर GIM ये सिर्फ और सिर्फ 0.14 मिलियन हेक्टेयर लैंड पर ही कंडक्ट किए गए, काफी कम। और क्या ऑब्जेक्टिव है? दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इम्प्रूव इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि कार्बन सिंकिंग एट द ग्राउंड बढ़ाना, यानी कि इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का है वो आपका एफोरेस्टेशन। प्लांट लगाओ तो जो कार्बन है वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी प्रोविजनिंग सर्विसेज में जैसे फ्यूल, फॉडर, टिम्बर, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आ जाते हैं। जो अन्य ऑब्जेक्टिव है वो है इंक्रीज फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम फॉर अबाउट 30 लाख हाउस होल्ड्स। तो ये जो मिशन है वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्ट्रेटजी को थ्रू ए सेट ऑफ 5 सब मिशंस और क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन। ये आप देख सकते हो 5 इसके मदद से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इससे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट भी आई थी 2018 में GIM के ऊपर। उनमें कहा था कि जो स्कीम है इसमें काफी ज्यादा अंडर फंडेड यानी पैसे की काफी कमी चल रही है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने में। और ये भी कहा गया था कि एफोरेस्टेशन अंडर द मिशन वाज ओनली एम्ड एट इंक्रीजिंग द ट्री काउंट विदाउट कंसिडरिंग द सॉइल एंड वेदर कंडीशन, यानी कि सिर्फ ट्री काउंट करने के लिए ये जो एफोरेस्टेशन इस मिशन के तहत कंडक्ट करवाए जा रहे थे। सॉइल की क्वालिटी क्या है, वेदर कंडीशन क्या है, यानी कि प्रकार से देख रेख नहीं किया जा रहा था इन ट्रीज का, सिर्फ प्लांट कर दिए गए उसके बाद काउंट कर दिए गए। क्या सब कंपोनेंट है? तो आप देख सकते हो इनहांसिंग क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड इम्प्रूविंग इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन एंड इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, इनहांसिंग ट्री कवर इन अर्बन एंड पेरी अर्बन एरिया, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री, रीस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स, ये सब देख सकते हो। सो अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में कंठस्थ कि ये क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, और इट इज वन ऑफ द 8 मिशन आउटलाइन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये तो याद रखने ऑब्जेक्टिव जनरल ऑब्जेक्टिव है, याद रख सकते हो। ग्रीन कवर इंप्रूव करना है, इकोसिस्टम सर्विसेज को इंप्रूव करना है, फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड को भी इंप्रूव करना है। तो ये याद रखना है आपको, फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड को भी बढ़ाने की बात कही गई है। और बस सब कंपोनेंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े ऑप्शन है, कभी भी सब कंपोनेंट के बारे में पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि वन ऑफ द 8 मिशंस जो NFPCC के तहत आउटलाइन किए गए थे, और ये जो मिशन है ये इम्प्लीमेंट करेंगी अपने स्ट्रेटजीज को इन 5 सब मिशंस के थ्रू। तो ये मैंने आपको बताया था बस। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज फ्रेंड्स। इट इज अबाउट 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तो क्या कंटेक्स्ट है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होंगे ऑफिसेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो क्या है ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी? तो
3 लैंग्वेज नहीं एप्लीकेबल होंगे तो क्या एप्लीकेबल होंगे? तो इन दीज ऑफिसेज बायलिंगुअल पॉलिसी इज एप्लीकेबल, वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत। तो अगर हम 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें तो ये पहली बार डिवाइस की गई थी सेंटर के द्वारा थ्रू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, और इस पॉलिसी के तहत जो स्टेट्स है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट कर सकते थे सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में, याद रहे सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में। और 3 लैंग्वेजेस की बात करें जो इस पॉलिसी में बात कही गई है, तो सबसे पहले बात तो हिंदी या फिर कोई अन्य मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज हो सकते हैं इन हिंदी स्पीकिंग एरिया, दूसरा इंग्लिश, और तीसरा रीजनल लैंग्वेजेज जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स के हो सकते हैं। लेट्स से कि कर्नाटका के कन्नड़ है तो वो लैंग्वेज शामिल हो सकता है। तो ये 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी की बात कही गई थी। Let's move to the next article. It is about comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership यानी कि CPTPP। तो क्या कंटेक्ट है? तो यूके ने यानी कि यूनाइटेड किंगडम में अनाउंस किया है कि वो अप्लाई करेंगे मेंबरशिप के लिए टू डीपेन ट्रेड लिंक्स विद एशिया पैसिफिक रीजन आफ्टर द लिविंग यूरोपियन यूनियन। आपको भी पता है यूके ने कम्प्लीटली एक प्रकार से लीव कर दिया है यूरोपियन यूनियन को, तो अब जो है वो अपने इकोनॉमिक रिलेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी के दिशा में उठाया गया ये कदम था। अगर हम CPTPP बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और ये 11 देशों के बीच है, और आपको ये देशों के नाम नहीं याद रखने हैं, बस इतना याद रखना है कि USA इसमें नहीं है, ना ही इंडिया है, क्योंकि आप देख सकते हो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है तो ट्रांस पैसिफिक वाले देश आएंगे, इंडिया तो नहीं आएंगे ना, इंडिया तो इंडियन ओशियन में लाइक करते हैं। तो कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर मोर देन 13% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये आपके CPTPP के हैं, have agreed to bring down tariffs on cross border trade by as much 98% after ratification। तो अभी तो ये रेटिफाई नहीं हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट पेरियार टाइगर रिजर्व, काफी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए, ये सब यूपीएससी का फेवरेट है जो भी ये रिजर्व नेशनल पार्क न्यूज में आते हैं। तो अगर हम बात करें पेरियार टाइगर रिजर्व की, तो सबसे पहले आपको लोकेशन याद रखना है कि इट इज लोकेटेड इन द हिल हाई रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट एट थेक्कडी केरला। तो ऑप्शन में आपको कैसे आएंगे पेरियार टाइगर रिजर्व और लोकेशन का नाम दे दिया जाएगा थेक्कडी, तो मैच करते रहिए आप, ऐसे करके ऑप्शंस में आते हैं। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है कोट्टामला, 2016 मीटर हाइट है ये, और ये लोकेशन है 17 mm रेनफॉल रिसीव करता है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये मॉनसून जो है वो वेस्टर्न घाट को ही सबसे पहले स्ट्राइक करते हैं, काफ़ी हैवी रेनफॉल लाते भी है, दैट्स व्हाई इट इज़ हैवी रेनफॉल इस रीजन में होता है। और जो रिवर है ये याद रखने हैं, हम मुल्लेयार और पेरियार रिवर ये ड्रेन करते हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज पेरियार ऑल्सो। ट्राइबल कम्युनिटीज देख सकते हो, मानांस, पलियांस, मलयारयांस, मला पैंडरम्स, उरलीस, उल्लडांस। फौना जो मिल जाते हैं आपको लायन टेल्ड मकाओ, बॉनेट मैक्यूज, नीलगिरी लैंगूर, मशीर फिश, एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, इंडियन मोशून, सांबर डियर और स्मूथ कोटेड ऑटर। तो कम से कम 4-5 फौना के बारे में तो आपको पता होने ही चाहिए। फॉरेस्ट की बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट दैट आल्सो हैव द ओनली साउथ इंडियन कॉनिफर, ये देख सकते हो एवरग्रीन फॉरेस्ट तो है लेकिन यहाँ पर ओनली साउथ इंडियन कॉनिफर मिल जाएंगे फॉरेस्ट में, पोडोकार्पस वॉलिचिनस ये मिल जाएंगे आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या कंटेक्स्ट है? तो बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड जिसे 1977 में इस्टेब्लिश किया गया था, तो अब ये 45th रेजिंग डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये ऑपरेट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। और ICG की बात करें तो सेकेंड लेयर ऑफ द 3 लेयर्ड कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम का ये हिस्सा है। और मेराइन पुलिस फ्रॉम द शोर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, और ICG की बात करें तो 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक इनका ऑपरेशन होता है। अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक मेराइन पुलिस जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं उनका ऑपरेशन होता है, फिर बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स इंडियन नेवी का होता है। तो आप सकते हैं लेट से कि ये कोस्ट लाइन है, तो 12 नॉटिकल माइल तक स्टेट 12 नॉटिकल माइल तक स्टेट कोस्टल पुलिस का पावर चलता है। उसके बाद आप देख सकते हो अप टू 200 नॉटिकल माइल ये ICG का चलता है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ये इंडियन नेवी का चलता है।
आईसीजी सर्च एंड सीज कर सकते हैं वेसल्स को इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, और आईसीजी इज द फर्स्ट फोर्स टू डिप्लॉय वुमेन ऑफिसर इन ऑपरेशनल रोल्स ऑन बोर्ड शिप्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट वर्ल्ड लेप्रोसी डे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे की अगर हम बात करें तो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं ऑन द लास्ट संडे इन जनवरी एवरी ईयर, और ये याद रख सकते हो आप, इंडिया इज होम टू हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ लेप्रोसी इन द वर्ल्ड। लेप्रोसी को हम हांसेंस डिजीज भी कहते हैं, और ये क्रोनिक है, यानी कि लंबे समय तक मनुष्य को प्रभावित करते रहता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बिल्कुल याद रखना है। एंड इट इज कॉल्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, बिल्कुल याद रखें आपको। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होते हैं, ब्रेथनिंग एयरबोर्न ड्रॉपलेट फ्रॉम द अफेक्टेड इंडिविजुअल। जो स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा तो देख सकते हो, नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट 1993 ऑनवर्ड से चल रहे हैं। स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन 2017 से चलाए जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज प्रबुद्धा भारता, यानी कि अवेकेंड इंडिया। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो प्राइम मिनिस्टर ने 125th बर्थ एनिवर्सरी एड्रेस की है प्रबुद्ध भारता की। तो क्या है ये, तो बेसिकली मंथली जर्नल है रामकृष्ण ऑर्डर के, और ये स्टार्ट किए गए थे स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1896 में। तो बिल्कुल याद रखने हैं आपको इस जर्नल के बारे में, और इसमें आर्टिकल्स होते हैं सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज के ऊपर, जिसमें हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशल साइंस के थीम्स वाले टॉपिक्स मेंशन होते हैं। The journal is regarded as a significant medium for spreading the message of India's ancient spiritual wisdom। और बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंदो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सिस्टर निवेदिता, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं इन राइटिंग्स में टुवर्ड द जनरल। तो ये कंट्रीब्यूटर्स के नाम आप याद रख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का न्यूज है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट आदि महोत्सव। तो आदि महोत्सव की बात करें तो ये नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, और ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का और ट्राइफेड का। ट्राइफेड खुद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। द फेस्टिवल शोकेस ट्रेडिशनल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।